हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी लास्ट वीक अक्टूबर 26 को एसएससी सीजन मेंस 2023 का पेपर हुआ। इस बार ये एक ही शिफ्ट में पेपर कराया गया, यानी कि एक ही पेपर हुआ। और आप जैसा कि जानते हैं, नए पैटर्न के मुताबिक अब सीजन मेंस में इंग्लिश के टोटल में 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके मुताबिक तकरीबन 18 क्वेश्चंस इस बार पेपर में ग्रामर से आए, 17 क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन से आए जिसमें पैराग्राफ है और क्लोज टेस्ट है। पैराजम्बल्स इस बार एक भी नहीं आए, 3 पैराग्राफ थे और एक क्लोज टेस्ट था। और वर्ड पावर के लगभग 10 क्वेश्चंस आए जिसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस प्योर वर्ड पावर के हैं और एक दो दाएं बाएं से हैं। आज के सेशन में हम ग्रामर में जो भी 18-20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर इसके अगले सेशन में कॉम्प्रिहेंशन और उसके अगले सेशन में वर्ड पावर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा और नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है स्पॉट द एरर इफ एनी। तो पढ़िए, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। राइट, तो किस में एरर है? नहीं है तो नो एरर, है तो दे वांट टू में है, या लिव इन फर्स्ट फ्लोर में है, या ऑफ दिस बिल्डिंग में है। ध्यान से समझिएगा। एक तो तरीका ये भी है कि फर्स्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे द फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, या द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहां पर वो आर्टिकल मिसिंग है, राइट, तो आपको वो आर्टिकल लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि फर्स्ट और लास्ट बड़े ही कॉमन सुपरलेटिव डिग्री है, फर्स्ट लास्ट। कई बार इनके पहले आर्टिकल नहीं भी लगाया जाता है। अच्छा, लेकिन एरर इसमें यहीं पर है। फ्लोर एक सरफेस होता है, सपाट। आप फ्लोर पर रहते हैं, फ्लोर में नहीं रहते, इसीलिए आपको ऑन बोलना चाहिए, ऑन। और मेरे मानिए तो दा भी लगाइए। कंप्लीट सेंटेंस होगा दे वांट टू लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। अदरवाइज आप ऑन तो जरूर करिए, क्योंकि फ्लोर सरफेस होता है, इसीलिए आपको उसके ऊपर रहने पर ऑन लगाइए। हाँ, आप किसी घर पे रहते हैं तो आप एट होम जरूर बोलते हैं, लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए छत पर हैं तो आप ऑन टेरेस बोलेंगे ना। जहां भी सरफेस आ जाएगा आपको उसके ऊपर के लिए क्या लगाना है? ऑन लगाना है। दे वांट टू लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में देखिए, इसमें भी एरर ही है, राइट। और इसमें तो चारों ऑप्शंस में एरर दी गई है, मतलब एरर है जरूर, तो पकड़ लीजिए। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। अब लिखा है कि हर किसी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए उन पेरेंट्स की, टीचर्स की और एल्डर्स की। उन पेरेंट्स की, टीचर्स की और एल्डर्स की, ये बोलना ठीक है, या एक सुझाव जैसी कोई बात कही जा रही है, या मॉरल ड्यूटी की बात की जा रही है? तो कॉमन फॉर्म में आप कहिए कि हर किसी को अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की और अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे ठीक रहेगा ना, कि उन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सही होगा कि आप यहाँ दोज ना लगाएं, एवरीवन के हिसाब से हिज लगाएं। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। मॉडर्न इंग्लिश में कहीं कहीं पर ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरीवन है, समवन है, नो वन है, नन है, नोबडी है, इनके लिए कई बार पोसेसिव केस देयर भी आ जाता है, लेकिन दोस्त तो नहीं आएगा ना। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स या एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, ऐसा कुछ करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, वी हैज सीन। अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस देख के तो हंसी आती है, समझ में नहीं आता कि एसएससी ने मेंस का पेपर बनाया है या एमटीएस का पेपर बना दिया है। मतलब बिल्कुल बच्चों वाला सेंटेंस है। मैं तो जब ये सेंटेंस देखा तो मैंने दो तीन सोर्सेज से चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सोर्स में गलत सेंटेंस आ गया। तो पता चला सब जगह यही दिया हुआ है। हाँ, मैंने क्यू मैथ्स पे भी चेक किया, आरबीई पे भी चेक किया, सब जगह यही लिखा। तो पता चला कि यही ठीक है। तो वी के साथ तो हैज नहीं आएगा ना, हैव आएगा। वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर, हमने वो मूवी पहले देख रखी है, राइट, ये होगा।
दिस इज द बुक whom I wanted to buy। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी एरर ही बतानी है। दिस इज द बुक whom I wanted to buy। क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर बुक के लिए whom नहीं आएगा ना, बुक एक नॉन लिविंग आइटम है, नॉन लिविंग which लगाइए ना। दिस इज द बुक which I wanted to buy। यही है वो किताब जो मैं खरीदना चाहता। दिस इज द बुक which I wanted to buy। बहुत मजा आती है अगर ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में आता और बुक के बाद एक ऑप्शन विच का होता और एक ऑप्शन दैट का होता। तब फिर आपको बताया जाता है कि आर्टिकल द अगर एंटीसीडेंट में हो तो कई बार आप दैट को प्रेफरेंस देते हैं। वो तो खैर आपसे पूछा ही नहीं गया, तो कीप इट वेरी सिंपल कि बुक नॉन लिविंग आइटम है, उसके लिए हुम नहीं बनाया गया, विच बनाया गया। दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाय। अब बताइए, choose the option that corrects the error। the given sentence has an error। ये सेंटेंस है, इसमें एरर है। अब पढ़ाइए, बताइए कि क्या कौन से ऑप्शन से इस एरर को दूर कर सकते हैं। जब आप गौर से पढ़ेंगे तो थ्रो सब जगह लिखा है, ध्यान से पूरा जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो इतना हिस्सा स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, राइट। ये देखिए ना, टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर सब जगह सेम है, टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। और शुरुआत में जो थ्रो लिखा है वो भी ठीक लिखा है सब में। अब गौर से देखिए इसको, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। रिपल्स का मतलब हलचल से होता है कि वेव्स बनने लगे। तो एरर जो भी है वो यहाँ है। यहाँ क्या लिखा है? राउंडर लिखा होगा। आपको बताना है राउंड होगा या राउंडेस्ट होगा या मोर राउंड होगा या मोर राउंडर होगा। कुल मिला के डिग्री से सेंटेंस है। ये कंपेरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ये भी कहने को कंपेरेटिव है, ये भी कहने को कंपेरेटिव है। तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। एक तो जब आप राउंड के बाद ER लगा दें और फिर पहले मोर भी लगाते तो ये डबल कंपेरेटिव हो गया कि आपने बेटर भी लिखा और मोर भी लिखा। तो ये तो गलत बात है ना कि आप बिगर भी लिख रहे हो और मोर भी लगा रहे हो, ये तो रॉन्ग है। तो या तो राउंडर ही होगा या तो मोर लग के बनेगा, तो ये तो गलत ही हो गया। अब इसको देखिए सर, राउंड का जो कंपेरेटिव है या ये राउंड की जो डिग्रीज है, छोटा सा वर्ड है, ठीक। वैसे तो ये भी बताया जाता है कि राउंड की कोई डिग्रीज ही नहीं है, तो आपको राउंडर या राउंडेस्ट करने की भी कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव में आता है। नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई डिग्रीज नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो ये तो गलत ही है, राउंडेस्ट भी नहीं होगा, ना मोर राउंड होगा, सब गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। जब नॉन राउंड एक नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव हो गया तो उसकी कोई डिग्री नहीं होगी। इस बार सीजन मेंस में 2 क्वेश्चन एडजेक्टिव के नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव से आए हैं और एडजेक्टिव के सब मिला के मुझे लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। जैसे स्क्वायर भी नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव है, परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, कंप्लीट, इटर्नल, एब्सोल्यूट, ये सब यूनिवर्सल, ये सब नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव्स हैं, इनकी डिग्रीज नहीं बनती। मतलब आप परफेक्ट को मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप बताइए कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। बाय हुम लिखा है तो हु होना चाहिए। वर यू टॉट, आपको दिख नहीं रहा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, वर और थर्ड फॉर्म, क्योंकि नियम के मुताबिक वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही तो आती है। तो अब जब वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में आती है तो एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट के क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में सर सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, राइट। तो ये बन जाएगा हु टॉट, बस वर हट जाएगा और टीच का सेकंड फॉर्म भी टॉट होता है। हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, यही आंसर है सर। हैज क्यों आ जाएगा, राइट। हैड क्यों आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्यों भाग जाएंगे। और बाई हुम से फिर हुम क्यों रहेगा, हु तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मेरा हमेशा से मानना है कि वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करें कि कौन नहीं होगा, तो पता चल जाएगा कि कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्टिव पैसिव से ही है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। अब ये पैसिव ही लिखा हुआ, पिछला ही तो लॉजिक है।
वर्क के बाद थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है। जब आप एक्टिव बनाइएगा तो सेकेंड फॉर्म लगाइएगा, और सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट की प्रेजेंटेड होती है। कहाँ प्रेजेंटेड है, प्रेजेंटेड कहाँ है, कहाँ, ये देखिए गलत हो गया। ये देखिए इन तीनों में से कोई होगा। अब अकल का इस्तेमाल करिए तो पाएंगे कि सब्जेक्ट तो इसमें लड़की है ना वो, तो आप शी से बनाइए, क्योंकि ये अवार्ड ऑब्जेक्ट है। और एक सेकेंड, माफ करिए, माफी चाहूंगा। हाँ, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये अवार्ड ऑब्जेक्ट है और वो हर भी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टर सब्जेक्ट है। माफ करिए, मैंने ध्यान से देखा नहीं। तो अवार्ड दिया गया उसको डायरेक्टर के द्वारा, तो आप डायरेक्टर से सेंटेंस को बनाइए बस। अवार्ड से क्यों बनाओगे, और शी से भी क्यों बनेगा, शी भी तो ऑब्जेक्ट है। द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, वही बात जो मैं कह रहा था, ये देखिए मोस्ट यूनिवर्सल लिखा है। अभी मैंने बोला था नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव्स, उसमें यूनिवर्सल भी आता है। यूनिवर्सल जो सब जगह है, तो जो सब जगह है उसे और आगे आगे पीछे आप कैसे करेंगे, राइट? तो ये ठीक नहीं लिखा है। आप सिर्फ यूनिवर्सल रखिए, सिर्फ यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल में यू भले ही लिखा है, जो कि कहने को एक वॉवेल है, पर जब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो इसमें यू आएगा, इसलिए इसको कॉन्सोनेंट साउंड माना जाएगा और एंड नहीं लगेगा, आ यूनिवर्सल लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 ना, न मोस्ट लगेगा और ना ही मोर लगेगा। सिनेमा प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, मतलब सब जगह वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए एडजेक्टिव से, मुझे लग रहा है कि जिसने पेपर सेट किया उसको एडजेक्टिव से कुछ ज्यादा ही लगाव रहा होगा, या तो वो अपने एग्जाम में एडजेक्टिव में ही बढ़िया किए होंगे, या तो एडजेक्टिव ने बड़ा परेशान किया होगा उनको उनके एग्जाम्स में, बाद में फिर एडजेक्टिव वो खूब पढ़े होंगे। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम, सर ये मर्जिंग ऑफ एडजेक्टिव से है। रूल के मुताबिक जैसे आपने इधर सिंग लिखा, तो आप एंड के बाद सर जी डांस लिखिए, और अगर आप इधर सिंगिंग कर रहे हैं तो एंड के बाद आप डांसिंग कर दीजिए। अब जैसे टॉलर लिखा विच इज कंपेरेटिव, तो हैंडसम को भी कंपेरेटिव करिए, हैंडसम का कंपेरेटिव मोस्ट लगा के तो बनेगा नहीं, मोर लगा के बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम, दा भी नहीं लगेगा, जब टॉलर ने नहीं लगाया तो हैंडसम क्यों लगाएगा, तो ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम दैन हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से पूरे 45 क्वेश्चंस में बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे बहुत क्लियर ये सेंटेंस नहीं हो रहा है। अब जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये ऑलरेडी पैसिव में है, अब इसमें लिखा गया इसको पैसिव में करिए, क्योंकि एक्सेस डिनाइड थर्ड फॉर्म है तो मेरे हिसाब से पैसिव है, लेकिन इसे एक्टिव मानते हुए पैसिव में करना है तो चलिए ठीक है। अब इसमें बीइंग तो नहीं लगना चाहिए, राइट? बीइंग तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि आईएनजी फॉर्म का कोई लॉजिक ही नहीं है। विल बी डिनाइड क्यों होना चाहिए, फ्यूचर में क्यों आप करेंगे, तो या तो आप 3 के साथ जाइए या तो 1 के साथ। एक्सेस हैज बीन डिनाइड, मैं पेपर देता तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाता, लेट दी एक्सेस बी डिनाइड। मैं कुछ हद तक इसको इंपेरेटिव जैसा कंसीडर करते हुए, इंपेरेटिव जैसा कंसीडर करते हुए लेट से बनाना चाहूंगा, लेट दी एक्सेस बी डिनाइड। देख लीजिए कमीशन का क्या आंसर है। अच्छा, मैंने आंसर देख सकता था, मैंने ध्यान से आंसर देखा नहीं, आइए अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हो जाऊंगा। मैं सही हूँ। ये देखिए ग्रीन से है ना ये वाला, लेट दी एक्सेस बी डिनाइड। चलो बच गया, मैं बच गया। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक, अब लिखा है कि रॉबिन देख रहा था और जो धुआं है वो चिमनी से निकल रहा था। अब धुआं जब चिमनी से निकलेगा तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो चिमनी को छोड़ेगा थोड़ी ना, और ना लटका होगा तो हंग भी नहीं होगा। धुआं तो राइज करेगा, ऊपर जाएगा, तो राइज का सेकेंड फॉर्म रोज लिखा है, राइज का ही सेकेंड फॉर्म तो रोज होता है। वेंट भी नहीं होगा, जाएगा थोड़ा ना, वेंट स्टेडीली फ्रॉम द, नहीं नहीं, ये चिमनी हो गई ऐसे करके, अब इसी से धुआं निकल रहा है ऊपर ऊपर, ऐसे जा रहा है ऊपर, तो राइज का सेकेंड फॉर्म लगाइए। ये बहुत शानदार सेंटेंस है,
टेंस चैप्टर से है, ये प्योर इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस हर एक स्टूडेंट को नहीं आते, ऐसे सेंटेंसेस हर एक टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं सर। ये बहुत शानदार सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा है, पढ़िए। टुमारो, टुमारो से ये तय हो गया कि ये फ्यूचर होगा, ठीक। दुर्भाग्य से चारों ही ऑप्शंस में विल है, वरना कई बार तो ऐसे भी आप बच जाते हैं, तो ये तो एडवांटेज आपको नहीं मिला। अभी जो बाय दिस टाइम है, इससे ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी फ्यूचर का कोई वर्ड लिखा हो और उसके आगे बाई आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे आप बोलो नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट जनवरी आने वाली जनवरी है, फ्यूचर हो गया। अब बाई नेक्स्ट जनवरी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। आप 2030 बोलिए, फ्यूचर है। बाई 2030 फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि तब ये कहा जाएगा 2030 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। 2030 तक, समझ रहे हैं ना? हाँ, सरकार के मुताबिक सन 2035 तक प्रति व्यक्ति आय जो है 15,000 प्रतिमाह हो चुकी होगी। ठीक, आप इस समय जब इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय जो भी टाइम हो, और आप बोलिए कि कल इस समय तक हम दिल्ली में होंगे, सोचो, तो आप कल उस समय तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, विल हैव डन। आई विल हैव डन द वर्क असाइन टू मी, मैं वो काम कर चुका हूंगा जो मुझे असाइन किया गया है। अच्छा सेंटेंस से मार्क कर लीजिएगा। ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, सेड लिखा है, राइट। बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में जाएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा। ही सेड दैट ही बॉट गलत, हैड बॉट सही, हैज बॉट गलत, बाई गलत। रूल ऑफ एलिमिनेशन से हो गया कि नहीं हो गया? बेसिक रूल लगाया कि ये सेकेंड फॉर्म है और आगे परफेक्ट में जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा, हैड बॉट। देखिए, मैं पढ़ाते समय पूरी कोशिश करता हूं कि अननेसेसरी कुछ ना हो, बेवजह आपका समय ना लिया जाए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे तो समय लेके पढ़ना है, तो आप जैसे ही सेंटेंस आता है, ये देखिए सेंटेंस आ गया, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पढ़ लीजिए सेंटेंस को, अकल लगा लीजिए, फिर भाई सुन लीजिए, राइट? ऐसा करिए आप। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। फिर से एडजेक्टिव आ गया सर। वेरी ना एक एडवर्ब है, और ऐसा एडवर्ब है जिसके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। कैसे? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट। कि आप बोलते हो वेरी बेटर, या आप बोलते हो वेरी बेस्ट, ये भी नहीं बोलते ना। बेटर तो कंपेरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस कि वेरी नाइसर, तो यू यूज पॉजिटिव डिग्री आफ्टर वेरी ना, तो वाइजर को वाइज कर दीजिए, बस हो गया। नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइज रूलर। सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं था, एक बहुत ही समझदार शासक भी था। ये भी अच्छा सेंटेंस है, ये नरेशन के स्पेसिफिक रूल से है। इसमें लिखा ही सेड, ध्यान से देखिएगा, पास्ट है, पास्ट। 2 and 2 मेक 4, लेकिन ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या एक आइडेंटिकल नाउन्स वाला केस है, ये तो चलती फिरती बात है। जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, गॉड इज ग्रेट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सन राइजेस इन द ईस्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये सब तो फैक्ट है ना। हाँ, सेइंग्स है, कहावतें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, इनका टेंस नहीं बदलता सर। अगर बदलता तो इसी मेक को अभी आप मेड कर देते, लेकिन यहाँ नहीं होगा। मैंने क्या कहा? यहाँ नहीं होगा, राइट। बाकी तो ये देखिए, सेड है तो सेज तो होना नहीं, सेज तो होना नहीं, ऐसे ही बच गए आप। लेकिन 1 और 3 में आप फंसेंगे अगर आप दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, क्योंकि 2 and 2, 2 and 2, यहाँ मेक ही रखा गया, यहाँ मेड कर दिया। पास्ट नहीं करेंगे, ऐसे कर देते, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला मामला फंसेगा ना, फैक्ट वाला मामला फंसेगा, कहने वाली बातें हैं, आप इसका टेंस नहीं बदलोगे। 2 and 2 मेक 4। अब बताइए, द प्रिंसिपल आपको बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, कोई सेंटेंस वेंटेंस नहीं है जिसको कन्वर्ट करना है, ये 4 दिए गए, इन्हीं में से कौन सा सही तरीका है किसी सेंटेंस को लिखने का, और सब यहां पूछा गया। पढ़ो 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 और पढ़ो। सेट टू के बाद आई नहीं आएगा, सेम ही होएगा नहीं, सेज होगा, और टू लग करके मी आएगा, गलत।
सेड टू मी ठीक है, सेड मी नहीं होता, सेड टू मी होता, तो ये भी गलत है। सब कुछ देखते हुए ऑप्शन नंबर 3, सेड मी नहीं होता ना, सेड टू मी होता, से मी नहीं होता, सेज टू मी होता, सेड टू आई नहीं होता, सेड टू मी होता, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब बताइए मुझे लग रहा है कि इस पेपर को डिक्लेयर कर देते कि ये एडजेक्टिव का पेपर है, सीजल मेंस का नहीं। समझ रहे हैं? ये देखिए, और ये भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये ग्रामर वाले पार्ट बच्चों का पेपर है। मतलब आप इसमें ग्रामर का 80% क्वेश्चन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। 20% से भी कम पेपर जो है अच्छा है इसका। दिस इज द चैलेंज। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कहीं से ये ना समझे कि मैं बहुत शानदार पढ़ा रहा हूं। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये पेपर टफ नहीं लगना चाहिए, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये अच्छा सेंटेंस है, दिस इज द चैलेंज टास्क। अगर कोई काम बड़ा कठिन है तो डिफिकल्ट टास्क होता है, ये देखिए नाउन, और ये एडजेक्टिव। और अगर डिफिकल्ट नहीं लिखा है तो चैलेंजिंग टास्क बोलते हैं ना, तो आपको पहली बात तो इसे चैलेंजिंग करना है, राइट? चैलेंज तो गलत है। अब चैलेंजिंग में मोस्ट चैलेंजिंग करना है, मोर चैलेंजिंग या मच चैलेंजिंग तो होगा नहीं, ठीक? अब बताओ, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड, ये इसकी वजह से आई हैव एवर एनकाउंटर्ड, जो मैंने कभी भी फेस किया और जिसका मैंने कभी भी सामना किया, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है जिसका मैंने कभी भी सामना किया। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग। जैसे कोई किसी की तारीफ में कह रहा है कि यू आर द मोस्ट सिंसियर पर्सन आई हैव एवर मेट, यू आर द मोस्ट सिंसियर पर्सन आई हैव एवर मेट, इस तरीके से। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। तो जब किसी की शादी होती है तो मैरिड हो गया, और शादी हुए थोड़ा मान लो 2-4 महीना हो गया और सब बढ़िया चल रहा है, तो बढ़िया बढ़िया अगर चल रहा है ना तो आप बोलते हैं वी आर हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली मैरिड बोलते हैं, ठीक? जैसे शादी को आपके 10 साल हो गए, सो हैप्पीली मैरिड, वी हैव बीन हैप्पीली मैरिड, ऐसे बोलते हैं। खुशी खुशी शादी हुई, मैरिड हैप्पीली नहीं, है ना? शादी नहीं हुई खुशी खुशी, खुशी खुशी शादी हुई, हैप्पीली मैरिड बोला जाता है। याद कर लीजिए, मैं तो ये कहूंगा आपको। किसी और टीचर से इसका डिस्क्रिप्शन सुनिएगा, हो सकता है वो भी आपसे यही कहे कि याद कर लीजिए, ऐसे बोला जाता है। द स्टूडेंट्स ईगरली दियर अवेटेड रिजल्ट, ये कोई ऑर्डर है? द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड दियर रिजल्ट, द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड दियर रिजल्ट होना चाहिए। अब देखिए कहां पर है, ये देखिए बन गया, ऑर्डर ही गलत है सर। द स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये एडवर्ब, और ये देखिए वर्ब, ये देखिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक? ऑप्शन नंबर 2। सेशन ओवर। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा सर, ठीक? कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट सेशन का वेट करिए, वो कल ही आ जाएगा, जिसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा और उसके नेक्स्ट सेशन में वर्ड पावर पढ़ाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।